सो देखो, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि टेल मी अबाउट योर आर्टिकलशिप। टेल मी अबाउट योर आर्टिकलशिप। बहुत ही प्लेन क्वेश्चन है ये। सब लोग वीडियोस ऑन कर लो। आप लोगों से एक एक करके पूछ रहा हूं मैं। टेल मी अबाउट योर आर्टिकलशिप, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी कंपनी का एक अजम्पशन ले सकते हो कि किसी ने पूछ लिया आपसे टेल मी अबाउट योर आर्टिकलशिप, तो बताएं यस। एक एक करके सब लोग आंसर करें, सब लोग वीडियोस ऑन करें। तो आशीष, यस आप बताएं, क्या बोलोगे आप। सर, जो इंट्रोडक्शन में था वो पार्ट बोलने की स्पेसिफिक कंपनी का बताना आप है। आपके हिसाब से आंसर दो, ठीक है, फिर हम लोग उसको करेक्ट हम्म। करेक्ट कर लेंगे। Okay, so in my articleship, I got the experience majorly on stat audit and assurance, and I also got the experience of statutory audit of listed companies and many companies of public companies, private companies, trust societies, and in various sectors. Along with it, I also got the experience in direct taxation and indirect taxation and some hands-on experience on RERA also. ऑलराइट, ठीक है। सब लोग सब लोगों ने सुना इनका आंसर, अच्छा आंसर दिया इन्होंने। लेकिन अब आप लोगों को अलग अलग चीजें समझनी है इसके अंदर, ठीक है। सो गुड गुड ट्राई आशीष। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्दर। देखो, ये जो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर आर्टिकलशिप, दिस इज अ वेरी वेरी जनरल क्वेश्चन। ओके, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। ओके, तो जनरल क्वेश्चन का स्पेशल स्पेसिफिक आंसर नहीं देना है। ऑल्दो आपने सब जनरलाइज बातें करी है, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें मिसिंग थी। उसमें दो तीन चीजें मिसिंग है। पहला, आपने ये नहीं बताया कि आपकी फर्म का नाम क्या है, ठीक है। फर्म का नाम और फर्म के क्रेडेंशियल्स। I did my articleship from one of the renowned firm based in Central India, that is so and so, and it is recognized as one of the leading firm in my area, whatever। तो उसके साथ कोई भी क्रेडेंशियल अगर जुड़ा हो, लाइक इट्स 30 year old फॉर्म, 50 year old फॉर्म, ऐसे करके ये बताओ आप उनको, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात जो है वो ये है कि हमने वहां पर अबाउट योर आर्टिकलशिप। सो एज इफ आई टॉक अबाउट माई आर्टिकलशिप, आई लर्न अ लॉट, both in terms of technical knowledge as well as in terms of my behavioral understanding, right? In terms of improving my personality. So, in terms of technical knowledge, I have got experience of I have I have got an experience of working across various verticals like taxation, audit, and finance, and for various kind of clients, be it smaller clients and trust, also some of the large clients. Some of the notable work which I have done, right? तो दो बातों में, दो पॉइंट में आपने ये बता दिया कि यू हैव गॉट अ मल्टी फेसेटेड एक्सपीरियंस। आपको मल्टी फेसेटेड एक्सपीरियंस मिला है, ये आपने दो लाइन में बता दिया। उसके बाद आपको बताना है कि सम ऑफ द नोटेबल वर्क, यहाँ पे आपको बताना है जो अगर कोई आपके पास बड़ा नाम जुड़ा हुआ है आर्टिकलशिप में, ठीक है ना। हर हम लोग बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। हो सकता है स्टेट बैंक हो, बैंक ऑडिट में आपने कोई बड़ी बैंक का ऑडिट किया हो, या फिर किसी फर्म का आपने किसी बड़े क्लाइंट के यहाँ पर काम किया हो आपने, राइट। उनका इंटरनल ऑडिट हो, एक्सटर्नल ऑडिट हो, स्टैट ऑडिट हो, कोई भी। सो बिग नेम, ओके, दैट बिग नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर ये है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में मैंने देखा है कि कोई ना कोई उनके पास एक बड़ा नाम होता है, ओके। और यहाँ पे आप वो चीज जोड़ दो, ठीक है। और थर्ड, जैसा मैंने आपको बोला कि सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, एज अ एज अ पर्सन, हाउ हैव यू इम्प्रूव्ड अपॉन, राइट। तो ये है बेसिकली जनरल बातें।
इफ समवन इज आस्किंग टेल मी अबाउट योर आर्टिकलशिप, सो आपने उनको की हाइलाइट्स बता दी, ओके। और यहाँ पर आप बता सकते हो कि लाइक आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लीड अ टीम ऑल्सो। I was awarded as one of the best articles during my articleship. I have dealt with people who are in income tax department. I have dealt with people from the management of large corporates. So it has given me a platform to improve my communication skills with people sitting at the top management. रिगार्डिंग रिपोर्ट, तो आपको केवल और केवल क्योंकि ये तो सबको पता है कि आपने आर्टिकलशिप करी है, तो ऑडिट टैक्स अकाउंट्स ये करा ही है। उस बात को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कर सकते हो, लेकिन अगर इसको रिपीट ना करने की बजाय आप उसको शॉर्ट में रखो और कुछ अलग बातें बताओ, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। क्लियर है आपको? तो ये पहला क्वेश्चन हुआ कि अगर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योर आर्टिकलशिप, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर वो आपसे पूछते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि दे आर आप, और ये आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट भी करना है कि हमको क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन में ये हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा स्पेसिफिक पूछें, जैसे कि बिग फोर के इंटरव्यू में गए आप, या किसी ऑडिट फर्म के इंटरव्यू में गए, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, ऑडिट एक्सपीरियंस, यस। तो यहाँ पे हमको ये ऊपर वाली बातें तो इंक्लूड करना ही है, प्लस वी हैव टू ऐड अ फ्लेवर ऑफ ऑडिट ऑल्सो रिगार्डिंग माई पॉइंट। आप ऊपर वाली बातें हमको इंक्लूड करनी है, लेकिन फिर अगर बिग फोर ऑडिट में जा रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लेवर हमको स्टेट ऑडिट का इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम लोग टैक्स के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो टैक्स का फ्लेवर हमको इंक्लूड करना पड़ेगा रिगार्डिंग माई पॉइंट। तो जनरल एक्सपीरियंस प्लस थोड़ा सा स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। क्लियर है आप लोगों को? तो ये हर एक के हिसाब से अब आप बोलोगे कि ये किस के लिए हमको क्या करना है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको किस कंपनी के लिए क्या प्रिपेयर करना है, ओके। सबसे पहले तो जो जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस है इसकी जो स्क्रिप्ट है, इसमें से एक बार आप देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई, ओके। दैट दिस इज अ renowned firm in statutory audit, and there are so many partners here. Then articleship helped me to grow myself both on personal and professional front. I have handled a team of 8 person, okay, and on professional front, some of the key work that you have done, and I was known for my focused attitude or whatever, right? So you can generally talk about all this. दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ वो है स्पेशलाइज्ड, राइट। स्पेशलाइज्ड का मतलब ये है कि वो डिपेंड करता है हम किस टाइप की कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं। आप अगर जा रहे हो कॉर्पोरेट के इंटरव्यू में, ठीक है, कॉर्पोरेट मतलब क्या हुआ, बताइए। कॉर्पोरेट मतलब कौन सी कंपनीज हो गई, किस टाइप की कंपनीज हो गई? सर एयरटेल। एयरटेल, राइट। कॉर्पोरेट मींस जो भी कंपनीज अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए आ रही है, ठीक है। जैसे कि अभी की जो लिस्ट है उसकी बात करें, इस बार इंस्टीट्यूट ने बहुत डिफरेंट गेम चल रहा है ना, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि इस तरह की मिस्ट्री के साथ। तो जो प्लान्स हैं स्टूडेंट्स के, कई ये भी हो सकता है कि पुणे सेंटर में बम्पर कंपनीज आ जाए बाद में, ओके। सो जैसे कि मास्टेक लिमिटेड, ठीक है, आईटीसी लिमिटेड, ओके, विप्रो, ओके, टीवीएस, ओपीजी पावर जनरेशन, ये है पेरनॉड रिकॉर्ड, राइट,
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, मदर डेयरी, ब्रिस्टल, राइट। तो ये जो कंपनीज है बेसिकली, ये आप समझ रहे हो, जिन कंपनीज को हम लोग इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। अब वो कंपनीज नॉर्मली ये क्लियर नहीं करती हैं कि हम किस रोल के लिए आ रहे हैं। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनी रोल के लिए आ रहे हैं। आपने सुना होगा व्हाट इज मैनेजमेंट ट्रेनी रोल, एक कंफ्यूजन होता है हमेशा कि मैनेजमेंट ट्रेनी क्या होता है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी बेसिकली जब कंपनीज किसी भी आपको रोल के लिए, किसी भी रोल में आपको पुट अप कर सकती है। तो किसी भी रोल का मतलब क्या हुआ, या तो उनके 5 डिपार्टमेंट होते हैं या तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या फिर इंटरनल ऑडिट, या जीएसटी, इनकम टैक्स, राइट, या फिर कोई कंप्लायंस रिलेटेड और कुछ हो सकता है, एफपी&ए भी हो सकता है यहाँ पे, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो इनमें से कोई भी एक प्रोफाइल, जैसे कि विप्रो, अभी आपने सुना होगा विप्रो पार्टिसिपेट कर रही है कैंपस में, ठीक है ना। तो विप्रो आती है, विप्रो कोहर्ट्स प्रोग्राम। तो दे कैन ऑफर यू एनी ऑफ दीज प्रोफाइल्स। तो यहाँ के लिए हमको आर्टिकलशिप में क्या बोलना है, तो इन कंपनीज के लिए आपको कुछ भी चल जाएगा। यहाँ पर क्लियरली मैंने लिखा है, इफ द प्रोफाइल इज नॉट नोन इन कॉर्पोरेट यू मे स्पीक ऑन एनी ऑफ द एरिया ऑफ आर्टिकलशिप। यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि हम स्टैट ऑडिट की बात करें या इंटरनल की बात करें, यू कैन टॉक अबाउट एनी। क्लियर है आप लोगों को? यस। सेकंड पॉइंट आता है ऑडिट फॉर्म्स। जो दूसरी कैटेगरी है वो हो सकती है कि आपको शॉर्टलिस्ट करें ऑडिट फॉर्म्स। यहां पर अब आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें स्टेट ऑडिट का इंटरव्यू हो रहा है तो स्टेट ऑडिट की बात करनी है। स्टेट ऑडिट के इंटरव्यू में हम अगर कुछ अलग ही बात करेंगे तो नहीं चलेगा। स्टेट ऑडिट के केस में 90%, 99% यू शुड टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का इंटरव्यू है तो फोकस ऑन इंटरनल ऑडिट, क्योंकि फर्म्स स्पेशलाइजेशन रखती है, राइट। उनको स्पेशलिस्ट चाहिए, कॉर्पोरेट जर्नलिस्ट लोगों के लिए और ऑडिट फर्म स्पेशलिस्ट लोगों के लिए, उनको उसी से रिलेटेड लोग चाहिए। डायरेक्ट टैक्स का इंटरव्यू तो डायरेक्ट टैक्स, लाइक दैट, ठीक है ना। तीसरी कैटेगरी है बैंक्स। अगर बैंक्स आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं तो फिर क्या है, तो बैंक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक्स में अपने क्रेडिट मैनेजमेंट में जाना है, वहां पर अगर लोग बोलते भी है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी आर्टिकल। क्लियर है आप लोगों को? तो आप बैंक ऑडिट के बारे में बात कर लो, आप फाइनेंस के बारे में अगर आपको आइडिया हो तो बात कर लो, नहीं है तो जो आपको आइडिया है उसके बारे में बात कर लो। और फोर्थ रोल्स होता है आईटी रोल्स के लिए, वहां पर भी ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन कहाँ पर आता है, स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आता है ज्यादा करके। और क्योंकि यहाँ पर आने की जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, 90% देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी अपियरिंग फॉर दीज रोल्स। तो बेटर है कि हम लोग उसको पहले ही प्रिपेयर कर लें। और जो आप ये प्रिपरेशन करोगे, ये आपको कॉर्पोरेट में भी हेल्प करेगी, ये आपको बैंक्स में भी हेल्प करेगी, ये आपको आईटी में भी हेल्प करेंगी, और बाकी भी जो भी आप इंटरव्यू में जाओगे, आपको ये सब जगह हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको कि आपको किस प्रोफाइल के लिए ये शीट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इनफैक्ट चाहो तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, जब भी इंटरव्यू में जाओ आप लोग, तो देख के जाइएगा कि अच्छा मेरा कॉर्पोरेट का इंटरव्यू है, आर्टिकलशिप से रिलेटेड मुझसे क्या पूछा जा सकता है। क्लियर हो आप लोग? ठीक है तो दोनों तैयार करना है हमको, जनरलाइज प्लस स्पेशलाइज्ड। अब स्पेशलाइज्ड में हमको क्या तैयार करना है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड में जैसा मैंने आपको बोला है कि आ, तो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको दो बातें बोलूंगा जब हम स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन में वन इज स्टेट ऑडिट। स्टेट ऑडिट का एक प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और सेकंड प्रिपेयर कर लो एनी बेस्ट वर्क, एनी बेस्ट बेस्ट वर्क, ठीक है। तो आपका आर्टिकलशिप का सारा प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगा, बराबर है। स्पेशलाइज प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन यहाँ रुकेंगे नहीं। अब क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन, टेल मी वन ऑफ द फाइंडिंग ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप। टेल मी वन ऑफ द फाइंडिंग ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप।
अब फाइंडिंग की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन। आपने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला? ठीक है, उस पर पता चला, कम से कम 5 मिनट का पूरा डिस्कशन उसी पे चल गया, और वो डिस्कशन अच्छा हो गया तो बढ़िया बात है, आपका सिलेक्शन होने हो जाएगा। और वो डिस्कशन सही नहीं गया, मतलब उनको डाउट आ जाएगा आर्टिकलशिप पे। ठीक है, तो हम अब उसकी बात कर रहे हैं। इफ दे आर आस्किंग यू कि टेल मी एनी ऑफ योर critical finding, any of your critical finding, tell me any of your key observation। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो अब आप लोगों को मुझे बताना है कि स्टड ऑडिट में अगर ये चीज पूछी जाती है, ठीक है, तो आप क्या आंसर करोगे? यू गॉट माय क्वेश्चन? whatever work you have done during your statutory audit, okay, and if I ask you, tell me one of the critical finding or tell me one of the observation, ठीक है, तो अब आपका उस पर आंसर क्या रहेगा? ठीक है, चलिए, तो कौन बताएंगे? यस, एनीवन? क्या क्रिटिकल फाइंडिंग है आप लोगों की? तो ये क्वेश्चन तो पहले अपन ले चुके हैं 2 दिन पहले। हाँ, लेकिन आज हम लोग उसको इन टोटलिटी ले लेंगे। ओके सर, तो आपने आपने बोला, बताया था आपने बताया लेकिन। था। हाँ मैंने बताया था, फिर आपने ये भी बताया था कि जैसे बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं बतानी है, जैसे टीडीएस के सेक्शन गलत कोट कर दिए 194C की बजाय जे, ऐसे वाला आपने कुछ बताया भी था। हाँ, तो ठीक है, मतलब एनीवन हु वुड लाइक टू टेल मी अबाउट देयर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू क्रिटिकल फाइंडिंग? ठीक है, तो बताएं, एनीवन? So during my हम्म। articleship, while vouching the tax invoices, the in the tax invoice, the GST number of the recipient means the client is not mentioned correct, means another GSTN is of the another party, but it was claimed wrongly by our client. That is verified by me and brought to the notice to the client, and so it was reversed after that. That they have So claimed you mean to wrong. say the GST number Yes, sir. was wrongly mentioned, correct? Yes. Okay, GST that the GST that was mentioned in the invoice, that was of its subsidiary company, but not of that company. That is why. all right. Okay, good, 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 good. Right. So how did you find it? I have made the list of GST and of all the associate and subsidiary company of that client, Hmm. and while verifying that, I came to know that it is wrongly mentioned, and I brought to the notice of the GST department of that client. नाइस, ठीक है। सो गुड, गुड पॉइंट। और कोई बताए? यस, वन मोर ऑब्जर्वेशन। So during my articleship experience, हम्म। one of my client has bogus purchases without actually receiving the goods, and this was found while vouching the purchases. And for that, in the audit report, I recommended the client for three-way check system by checking the purchase invoice with GRN and with vendor also. Okay, so there was a bogus purchase. So who made that bogus purchase? So by our client. Okay, by your client, but uh, means by the accountant, or who was involved? It was basically fraud, you are saying. Yes, sir. So who was involved in the fraud? Is the accountant or purchase manager, or the entire system itself? So the owner only, entire system.
Yes, sir. Actually, to avoid GST payable, they just made the purchases. ऑल राइट, ओके 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 ओके, तो देखो ये भी Sir, एक पॉइंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक के जो दो पॉइंट आए, पहले मैं उसको बता देता हूँ, फिर हम एक दो पॉइंट्स और ले लेंगे ताकि बाकी लोगों को भी डाउट्स क्लियर हो जाए इसमें कि हमको कैसे ऑब्जर्वेशन रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इन्होंने जो पहला ऑब्जर्वेशन बताया, अच्छा बताया इन्होंने, जीएसटी नंबर वाज रॉन्ग, ठीक है। तो अब क्या है कि चार चीजें हैं, कोई भी आप फाइंडिंग बता रहे हो ना, उसमें चार बातें ध्यान रखो। मतलब जब भी आप क्रिटिकल फाइंडिंग के बारे में सोच रहे हो तो ये चार पैरामीटर्स सोच लेना कि ये मीट हो रहे हैं क्या हमारे। पहला है एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जर्वेशन। एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जर्वेशन मतलब इसमें कोई वायलेशन हो रहा है क्या लॉ का। लॉ का वायलेशन मतलब या तो इंडेस या एएस या फिर जीएसटी या फिर इनकम टैक्स या फिर कंपनीज एक्ट, राइट। इसमें से किसी का वायलेशन हो रहा है क्या, क्योंकि हम लोग अब बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिट की। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑल अबाउट लॉ, लॉ का कंप्लायंस। तो लॉ का कोई नॉन कंप्लायंस होगा तो इनमें से किसी का नॉन कंप्लायंस होगा, या फिर ऐसे भी आ सकता है इसके अंदर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। तो वन, इट हैज टू बी एप्लीकेशन बेस्ड। तो जो इन्होंने पहला पॉइंट बताया था कि जीएसटी नंबर गलत डाला था, राइट, वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हो गया, जीएसटी से। तो पहली कंडीशन तो मीट हो गई, ठीक है, जो समृद्धि ने बताया था, ओके। दूसरा है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का क्या मतलब है? सब्सटेंशियल का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट ईयर आर्टिकल वाली कोई बात कर रहे हो। फर्स्ट ईयर आर्टिकल की क्या बात होती है? वाउचर मिसिंग, रेट नॉट मैचिंग, ओके। जो अमाउंट है, वो अमाउंट का इम्पैक्ट भी एकदम इनसिग्निफिकेंट रहता है। सो इट हैज टू बी सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब थोड़ा बहुत सब्सटेंशियल तो होना चाहिए। ऑन अ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ अगर आपने 10-20 हजार रुपए की मिस्टेक निकाली है तो वो गलत है। और वो पूछ भी सकते हैं कि लेट्स क्वांटिफाई दैट, ये जो आपने मिस्टेक निकाली है इसको क्वांटिफाई करके बताएं जरा क्या है। तो ये जो मिस्टेक है जो आपने बताई है जीएसटी वाली, कि नंबर गलत डल गया है, ये थोड़ा इस पैरामीटर को मीट पूरा नहीं कर पा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट समृद्धि? ये थोड़ा सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि जीएसटी नंबर गलत डल गया क्लाइंट का, तो वो उन्होंने करेक्ट कर दिया। उसकी जगह अगर एप्लीकेशन बेस्ड होगा, मिस इंटरप्रिटेशन, कि लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जो चीज जानी थी उसको आपने कैपिटलाइज कर दिया, तो ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड पॉइंट। तो एरर ऑफ ओमिशंस जो है ना, उसको मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा हटा सकते हो। क्लियर है सभी को? एक गलती है बेसिकली, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर रखना चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी पहले किसको दोगे आप? एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा, उसका कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट हो। थर्ड है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, अभी जो आपने बताया, दो आप दोनों ने जो बताया वो इजी टू अंडरस्टैंड है रिगार्डिंग माई पॉइंट। तो कई बार जो हम लोग ऑब्जर्वेशन बताते हैं तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इंटरव्यूअर्स के लिए वो समझना, डिकोड करना ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ओके। तो लेट्स कीप इट सिंपल, ओके। स्टोरी की तरह उसको बताओ। और स्टोरी में नॉर्मली क्या होना चाहिए आपकी स्टोरी में, जो एंड इम्पैक्ट है वो पहले दिखना चाहिए। एंड इम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल, इन वन ऑफ माई ऑब्जर्वेशन, we have found that uh, there was a major mistake in asset impairment done by the company। तो ये एक हेडलाइन हो गई, समझ में आ गया कि ये असेट इम्पेयरमेंट से रिलेटेड कुछ। फिर वो पूछेंगे कि ओके, या आप फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। आप शुरुआत ऐसे ही करोगे कि अगर in one of the audit where I went, uh, there was a cash that they received, and that cash then went to a subsidiary's account, and then that subsidiary has given loan to another subsidiary, and then that subsidiary got sold off। वो समझ में ही नहीं आएगा कि पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं। ये इनकम टैक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं या ये सेल ऑफ सब्सिडरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। तो कहानी जो है वो थोड़ी सी सिंपल रखनी है आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड।
और पॉइंट नंबर 4 इज जो अभी मुस्कान ने बताया, ठीक है, ये हमारे साथ बहुत होता है, मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि जो ऑडिट हम लोगों ने किए होते हैं, ठीक है, उस ऑडिट की कहानी यही होती है कि बहुत जगह बहुत सारी गलतियां होती है, मतलब जहां हाथ रखोगे वहां पर गलतियां ही गलतियां मिलेगी। जैसे लार्ज कंपनी में क्या होता है, गलतियां ढूंढनी पड़ती हैं और कई कंपनी ऐसी होती है जहां पर आपको सही चीजें ढूंढनी पड़ती है कि कुछ तो सही किया हो। राइट, परसों भी शायद हमारी बात हुई थी कि किसी ने बताया था कि उन्होंने सेल की एंट्री उल्टी कर दी थी, डेटर्स टू सेल्स की जगह सेल्स टू डेटर्स कर दिया था। अब ये गलती अगर आपने करेक्ट करवाई है तो ये ये सही नहीं है। वाई इट इज नॉट राइट? इट इज नॉट राइट बिकॉज कहीं ना कहीं इट अराइजेज अ क्वेश्चन ऑन योर ऑन योर आर्टिकलशिप, कि आपने आर्टिकलशिप कैसी जगह से करी है, कि उनके क्लाइंट्स ऐसे थे कि जिनको अकाउंटिंग ही नहीं आती थी। समझ गए आप लोग? तो उल्टा उसमें ये हो जाएगा कि आपकी आर्टिकलशिप की क्वालिटी को लेके उनके दिमाग में डाउट आ जाएगा। तो ऐसी गलती भी नहीं बतानी है। जैसे कि अभी जो आपने बताई कि जो ऑनर थे वो खुद ही परचेस को फॉर्ज कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि द क्वालिटी ऑफ क्लाइंट वाज नॉट दैट ग्रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग यू इज फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स पर्सपेक्टिव। वो उनके वो दिमाग में क्या इंप्रेशन जा रहा है, आपको उस एंगल से सोचना है। तो उनके दिमाग में इंप्रेशन ये जाना चाहिए कि आपने अच्छी जगह से आर्टिकलशिप की है, अच्छे क्लाइंट्स हैंडल किए, सही चीजें सीखी है। ओके, तो कंप्लीटली जो फुल 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 ऑफ मिस्टेक्स वाली जो चीजें होती है, जैसे कि एक क्लाइंट है हमारे, उन क्लाइंट वो दे वर मेंटेनिंग 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक में वो एक बिलिंग करते थे, दूसरी दिखाने वाली बिलिंग करते थे। राइट, हमारे कोई क्लाइंट है जो सब कुछ कैश में ले लेते थे। राइट, तो ऐसे जो भी आप ऑब्जर्वेशन बताओगे, इससे उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा द क्वालिटी ऑफ योर क्लाइंट्स एंड द क्वालिटी ऑफ योर आर्टिकलशिप। समझ गए आप लोग? ठीक है ना? हम बोलेंगे कि हमारा जो स्कूल था, राइट, वो स्कूल में क्लासेस ही नहीं लगती थी, इसलिए हम कुछ सीखे नहीं। तो क्वेश्चन इज नॉट ऑन दैट स्कूल, द क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ योर एजुकेशन। तो ये बात हो जाएगी, ठीक है ना? तो आप लोगों को, सब लोगों को ध्यान रखना है कि हमको ऑब्जर्वेशन जो है वो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जर्वेशन बताना है, ठीक है? तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई आप लोगों को? मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, बट स्टिल आई वांट वन मोर पॉइंट हियर। Sir, one of my observations is that during the audit of partnership firm, partners charged their personal expenses in the firm's P&L to reduce suppressing the profit. ये भी थोड़ा वैसा ही हो गया, क्योंकि पार्टनर आर दी ऑनर्स, तो Yeah, पार्टनर खुद ही ये चीज कर रहे हैं। ओके, yeah. तो ये भी थोड़ा वैसा ही पॉइंट हो गया कि मतलब द क्वालिटी ऑफ द आर्टिकलशिप। ओके, और बताएं, यस एनीवन? Sir, can we talk about the mismatch between ITC as per GSTR 2B and ITC as per our books in stat audit? Yes. Now you people are thinking on the right lines. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो now how you have to talk about this one? For example, you are saying that there is a mismatch, right? So how you have to talk about it? Okay, so you have to say that अब इसकी थोड़ी पैकेजिंग अच्छी करना है, राइट? पैकेजिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड नाउ। ओके, तो आई हैव हैंडल्ड अ क्लाइंट व्हिच वाज into IT services, and they were having a turnover of around 5 crore, 10 crore, whatever. And I have done I was like one of the key member of that particular audit team, and I was mostly looking into compliances. And in the compliances, I have observed that there were certain errors in the GST, and then
हाउ डिड यू फाइंड दैट एरर, राइट? वो जीएसटी का जो भी इम्पैक्ट है और जो एरर है वो आपने कैसे उसको फाइंड आउट किया। तो हमको अब पूरा सिनेरियो इस तरीके से बना के फिर प्रेजेंट करना है, ठीक है? बट नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, ओके, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो अब मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स देता हूँ इसके। ओके, इसी शीट में मिल जाएगा वैसे आपको। लेट मी जस्ट सो देखो, ये जो पर्टिकुलर शीट है, ओके, दिस इज here you will understand that how I have to at least prepare for it. I am not saying कि आपको ऐसे ही उसको पूरा प्रेजेंट करना है, लेकिन आपको प्रिपेयर कैसे करना है। ओके, तो मतलब these are all things that we should prepare. If they will ask something related to this, then we have to tell them. Okay, तो शुरुआत करना कंपनी से। जिस कंपनी का आपने ऑडिट करा है वो लिस्टेड थी या फिर पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, वॉट एवर जो भी थी, ठीक है? और अभी आप लोगों को मैं करीब 5-10 मिनट्स दूंगा आज। ओके, तो उन 5 to 10 मिनट्स में आप ये क्लास में ही प्रिपेयर करके आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो कंपनी का नाम लिखना सबसे ऊपर, ठीक है? या चाहो तो लिखना स्टार्ट कर दो अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है? तो कंपनी के पहले टाइप लिख लो, आपकी कंपनी क्या थी? लिस्टेड थी या पब्लिक लिमिटेड थी केवल, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, या फिर कोई और कुछ उसका फॉर्म था? ओके, आइडियली अगर प्राइवेट लिमिटेड हो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब कॉर्पोरेट हो तो ज्यादा अच्छा है। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, अदर देन नॉन बॉडी कॉर्पोरेट्स, प्रेफरेबली बॉडी कॉर्पोरेट हो तो एक बताने में ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? जैसे आपने पार्टनरशिप फॉर्म बताया आशीष, ठीक है ना? बेटर है कि हम लोग कॉर्पोरेट एंटिटी बताएं। हम्म? दूसरा, फिर सेक्टर लिख लो। जैसे कि आपने कौन जो भी सेक्टर, वो कंपनी जो भी सेक्टर में काम कर रही थी, ओके, फिर उसका अप्रोक्सीमेट टर्नओवर ध्यान कर लो कि उसका अप्रोक्सीमेट टर्नओवर कितना है। फिर देख लो कि वो ब्रांच का ऑडिट था या हेड ऑफिस का ऑडिट था, राइट? उसके बाद देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, कारो एप्लीकेबल था क्या उसके ऊपर। फिर देखो कि हमने कौन सा एरिया का ऑडिट किया उसमें, जैसे कि अभी इन्होंने कंप्लायंस एरिया का बताया। अच्छा, कम जब हम स्पेसिफिक एरिया बताते हैं तो हमारी रिस्क कम हो जाती है। हम जब बोलते हैं एंड टू एंड ऑडिट किया है, मतलब हमारी रिस्क बहुत बढ़ गई। वो किसी भी एरिया में से फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ये बोलो कि यस, आई वाज वन ऑफ द की मेंबर, बट आई वाज मोस्टली इन्वॉल्व इन द इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है? इस केस में हमने कौन सा एग्जांपल लिया है? वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। आई वाज इन्वॉल्व इन फिक्स्ड असेट्स ऑडिट, सो देयर आई हैव गॉट ऑब्जर्वेशन। जरूरी नहीं हमारे पास 3-4 ऑब्जर्वेशन हो, एक ऑब्जर्वेशन भी अपने आप में सफिशिएंट है, राइट? किस टाइप के ऑब्जर्वेशन है? वही जो मैं बताया आपको, it has to be application based observation, right? So the depreciation was not charged as per useful life of asset, ठीक है? ये एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जर्वेशन है। किस चीज का एप्लीकेशन है ये है शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, यूजफुल लाइफ जहां पे लिखी हुई है, ठीक है ना? उसके अलावा some assets got obsolete, still they were not written off from the books। assets कुछ obsolete हो गई लेकिन उसको बुक्स में से राइट ऑफ नहीं किया है। ये किसका वायलेशन है? ये है इंडेस 16 का। फिजिकल वेरिफिकेशन वाज नॉट कैरिड आउट ऑन रेगुलर बेसिस, ये है कारो का। और फिक्स असेट रजिस्टर वाज नॉट मेंटेन एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है? इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि मुझे रेवेन्यू का एरिया मैंने देखा है, तो रेवेन्यू में क्या हो सकता है? ईयर एंड रेवेन्यू वाज नॉट बुक्ड, गुड्स एंड ट्रांजिट वर कंसीडर्ड एज रेवेन्यू, ओके। दोनों ही क्या है? वायलेशन है AS 9 या फिर इंडेस 115 का। तो यहां तक आपको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है? और ये प्रिपरेशन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी 5 मिनट्स लीजिए, ठीक है? और अभी ही इसको प्रिपेयर करो।
एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस और नॉट? ओके, पहले एक बार सब लोग बता दो कि ये आप लोगों को बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके, विच विल हेल्प यू टू फ्लोट through in the interviews. Sir, can we mention that one of the firm who was in real estate sector and into affordable home scheme has taken and utilized ITC, which was not a वो ले नहीं सकते थे ITC. हाँ, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है, यस, गुड गुड पॉइंट। ठीक है ना, तो दैट वे। ओके, सो जस्ट जिन जिन जो जो लोग का कंप्लीट होते जाए मुझे बताते जाओ आप लोग, ओके, ताकि आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी और बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लैरिटी आ जाएगी। यस, वर्षा, प्रदीप, हर्षिता, गायत्री, यस, तनिष्का, ओके, सभी लोग पैरेलली करते जाएंगे इसे। ऑलराइट, सो क्विकली मुझे बता दो अब आप लोग, जिन्होंने अभी तक नहीं बताया है, ओके, जो कुछ भी लिखा है आपने, थोड़ा बहुत भी अगर लिखा हो तो बताते जाइए। यस, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, किससे करें? गायत्री। Yes, sir. During the time of articleship, I've done tax audit in a real estate and construction partnership firm. While doing, basically the very much problem arises in revenue recognition because some flats are sold in the year end, but the amount is received next years. So there is the problem in whether they recognize in during the financial year or we will take it next year. So after the completion certificate received by the customer, we will decide to convert the revenue to next year for revenue. We will shown it in the balance sheet as received in amount received in advances in the asset side of the balance sheet. It was very difficult for me to understand the concept of completion. What is the completion? How to recognize the revenue in the case of the construction of the flats. The part is very critical at the time of articleship, and then because I aware Good. of that. Good. Construction businesses, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। सो इसको लेकिन आप देखो, आपको हाफ स्टोरी तो क्लियर है,
अब उसको पूरी स्टोरी बनाओ, ठीक है? But I'm not understanding Hindi. I'm little bit understanding, but I'm not fully. Okay, got it. So what No. I am saying is that you have half of the story. Now make it full. Okay, now how to make it a full story, that you should tell. First of all, no one is going to check whether it was a partnership firm or a private or public limited company. So Okay. always prefer to tell that it was a body corporate, right? Limited company. That is always better, right? Okay, sir. Or you can simply say that one of the client in the construction sector. Okay. Okay. Then you should tell them that they were not recognizing the revenue as per the norms. Okay. So what they were doing is that they were recognizing the revenue based on the money which they were receiving, or they were recognizing the revenue in advance when the money was received, but the performance was getting fulfilled after the year end. So the same should be recognized over next years. But because the money was received in advance, they were recognizing it in that year. So complete that portion. Okay, they do not want, they are not they do not appreciate this fact that you could not understand. You are Yes, sir. saying that I could not, I was struggling to understand that. Okay, that is fine. You were struggling, but right now you need to tell them that I made that correction. Whatever practice they were following, that was wrong, and I made that correction. Okay. अब आप it might be possible that you have to little bit cook up some of the story. Are you getting my point? Yes, You have sir. to little bit cook up certain things. Like this was happening or that was happening. That is fine. But the message has to go very, very simple and clear. Okay. Now, इसी में एक क्वेश्चन आता है that people sometimes ask, sir, should I take this story from someone and put it over? कि पूरी पूरी स्टोरी ले लेते कहीं से, and then we will talk about that. So the answer is no. The answer is clear no. Yes, because if you will completely copy paste from someone, okay, the interviewers are smarter enough that they will make it out that you have borrowed it from someone and it's not your observation. There are many ways. So take it from your own experience and little bit make it more impactful. Clear? Okay, very good, Gayatri. So observation is fine. Okay, and you just have to little bit make it according to the requirement. Okay. और किनसे यस हर्षिता? Yes, sir. हाँ. So I did the audit of a company involved in the infrastructure business. Hmm. I basically did TDS depreciation and data's aging, etc. things. So while performing data's aging, what I observed was that the aging prepared by the management was incorrect, and there were long due daters, and there were not even any steps were taken by the company to recover the amount from them. Hmm. And also there were most of the a few of the big amount of datas were the related concerns, the sister concerns of the entity. So that was just to divert the funds. So my Hmm. role was to uh, make it better, as in Okay, got it. Okay, so let me put certain points here. देखो, अभी like you talked about TDS, you talked about debtors. Okay, Hmm. in debtors you talked about two things. One is aging, and you talked about related party transactions. Okay, so with when I'm saying it has to be easy to understand. Okay, by easy to understand, what I mean to say is that keep it focused on one particular point. When we talk multiple things, what will happen? It opens up the opportunity for interviewer to ask you question on multiple matters. The moment you say TDS, okay, they can go into any section of TDS. Are you getting my point? They just want a hint, like so that they can ask questions. नाउ टीडीएस बोला आपने, तो वो फिर टीडीएस के नए सेक्शंस जो हो गए उस पे भी जा सकते हैं, ठीक है?
when we are saying debtors, okay, and the problem is related to aging, so I think you can keep it till here, aging related point. और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि provision was not proper, okay, and then you can talk about those things in detail कि like कितने डेटर्स थे, क्या डेटर्स थे, कितनी एजिंग थी उनकी, कितनी होनी चाहिए थी पास्ट, तो आप इस पॉइंट को पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। तो मतलब फोकस एक ही स्पेसिफिक पॉइंट पे डिटेल डिटेल बोलना है। करो, यस। ओके। आप ये जरूर बोल सकते हो कि आई वाज वन ऑफ द key member of for that particular audit, and I was involved in audit of various areas. One of the critical areas where I had spent some time was related to accounts receivables. So we were finding problems in accounts receivables where they were not creating provisions properly, and then you can talk further about it, okay, क्योंकि ये फिर एक अलग एरिया हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। फिर वो, तो हमको मल्टीपल एरियाज नहीं बताने, उनको एक चीज पे फोकस करवा के उसके बारे में पूरा एंड टू एंड उनको आइडिया देगा, ठीक है। ओके, दिस इज अ गुड पॉइंट। तो सभी को क्लियर है? यस, मैं और भी अगर कोई अपना पॉइंट बताना चाहें तो यस, दे कैन सर्टेनली टेल। My observation is on a private limited company which is engaged in a manufacturing of transformer having a turnover of over 750 crores. My observation is during the verification of revenue, profit and loss on the sale of fixed asset, mainly vehicle, was wrongly booked by company. Correct treatment is to calculate profit and loss as per section number 32 of Income Tax Act. But they were calculating on basis of Companies Act WDV. So I brought to notice. Okay, so you mean to say that so your basic concern is about the income tax, correct? They were wrong, the wrong calculation of Yes, sir. tax Profit liability. and loss was wrongly booked on the sale of नहीं, vehicle. बुकिंग की बात है या इनकम टैक्स कैलकुलेशन की बात है? Calculation and booking both means they were wrongly computing the profit. For GST purpose we have to मतलब कि GST में हम तभी पे करेंगे अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा सेल पे व्हीकल की। अगर लॉस होगा हमें GST नहीं पे करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारे पास लॉस बन रहा था लेकिन कंपनी प्रॉफिट दिखा के GST पे कर रही थी। ओके वो ओके, तो चीज ये का कॉम्प्लिकेटेड हाँ है, जी। देखो, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। यस, so because there are multiple angles to this one. One is books, then income tax, then GST. हाँ जी। Okay, so you have to clearly spell out that. Okay. तो जैसे कि हमें जीएसटी में अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा सेल पे तभी हमारे को जीएसटी पे करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास लॉस है सेल करने पे तो हमारे को जीएसटी नहीं पे करनी पड़ेगी। पर उस प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन हमारे को सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग करनी है। बट जो कंपनी ने हमारी करी वो एज पर WDV कंपनीज एक्ट कर दी, वो गलत हो गया था कॉन्सेप्ट। That I understood that they use WDV of हाँ जी। books instead of WDV of income tax. यस। Right, this part, up till this part, the things are clear. But again, then there is a GST angle to that. Okay, so that's a separate point. So you have to first tell the interviewer that if there is a wrong calculation, so there was a wrong calculation of tax liability, income tax liability, यस सर। and then there is a wrong calculation of maybe GST GST। also on the same. Okay, तो पॉइंट वैलिड है आपका। ओके, बस उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर आप पुट अप करो, ठीक है। ऑल राइट, ग्रेट। तो ये कर लोगे आप लोग? यस एवरीवन, this is something very important, okay. uh, those who could not attend it live, yes, definitely I'm feeling bad about them, okay, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत प्रॉब्लम देता है, ओके। तो somehow people have to prepare this very very well, okay। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी लाइक हर्षिता ने भी बोला और अभी समृद्धि ने भी बोला कि लाइक हमने जीएसटी का इन्होंने पॉइंट बताया, ठीक है। नाउ once the GST on sale of vehicle comes, now you can expect any question on this 360 degree,
on this topic. If there is any latest amendment related to this part, okay, you can expect that question also. So once we are saying something, so we have to prepare 360 degree around that. Let's say she talked about debtors. Now, when she is talking about debtors, then there is definite possibility of expected credit loss also, as per Ind AS. They can ask question on that. They can ask question if the debtors are not giving you external confirmation. Okay, what kind of audit opinion will you give? Okay, so you can expect any question now on that particular. तो इसलिए कि restrict your observation on one thing in your statutory audit interview and then prepare thoroughly about that particular standard. If your observation related to stock, then read Ind AS 2 very well. If your observation is related to revenue, then Ind AS 115 you have to read very thoroughly. So that's how your entire conversation will flow, right? Interviews mein, they are not going to ask you 10 12 different questions. They will ask you 2 3 questions, and then there are sub branches to those questions and those topics only. Okay, so that way we have to make it. Okay, तो ये बात हो गई स्टैट्यूटरी ऑडिट की. दूसरा मैंने आपको एक और पॉइंट क्या बोला था? दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला था कि there is any best work that you have done, any best work. तो ये तो थोड़ा स्पेसिफिक था टू स्टैट ऑडिट. अभी कोई भी कंपनी है, जो भी कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है, कोई इनकम टैक्स के लिए आई है, कोई बैंकिंग के लिए आई है, ठीक है, वो तो इतनी ज्यादा डीप क्रिटिकल फाइंडिंग की बात नहीं कर रही है, वो तो एनी बेस्ट वर्क की बात कर रही है. तो दिस बेस्ट वर्क कुड बी फ्रॉम एनी एरिया. ओके, अब आपको सोचना है कि अगर मैं अपने आर्टिकलशिप का बेस्ट पार्ट बताता हूँ, राइट, if I am talking about the best work, तो वो क्या होगा, ये आपको उस एंगल से सोचना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ डोमेन. ठीक है, तो इट कुड बी रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट में आई हेल्प द कंपनी विद द सेविंग ऑफ सो मच मनी. इट कुड बी स्टैट ऑडिट जो आप ऑलरेडी बता चुके हो. ठीक है, इट कुड बी रिलेटेड टू इनकम टैक्स. किसी क्लाइंट को नोटिस आया और नोटिस में डिमांड आई, उस डिमांड को हाउ हैव यू हैंडल्ड. जीएसटी से रिलेटेड कुछ आईटीसी कंपनी वाज नॉट क्लेमिंग, आई हेल्प देम टू गेट दैट वन. इसमें स्टार्टिंग अगर आप इस तरह की चीजों में अगर आप कोई बिग नेम लेते हो तो और अच्छा हो जाता है. बिग नेम भले काम छोटा हो. जैसे कि आपने एयरटेल का स्टॉक ऑडिट करा है, तो काम ठीक ठाक है, लेकिन नाम किसका जुड़ गया? एयरटेल का. आपने बैंक ऑडिट करा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का. ठीक है, बैंक ऑडिट में कोई क्रिटिकल फाइंडिंग नहीं है, यहाँ पे हम क्रिटिकल फाइंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन बड़ा नाम जुड़ गया है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आई वाज इन्वॉल्व है. तो कहने की बात ये है कि वी हैव टू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन डोमेन वर्क, बट whatever best thing you have done, okay, it could be big name also or it could be any kind of work also. फाइनेंस का भी काम आ सकता है इसके अंदर. अगर आपने किसी कंपनी को फाइनेंस सीएम में डेटा बनाया या फिर और कुछ इस तरह का काम किया है, तो दैट कैन ऑल्सो बी देयर. तो इफ यू प्रिपेयर वन स्टेट ऑडिट एंड वन एनी ऑफ द बेस्ट वर्क, तो आपका 80% इंटरव्यूज का काम हो जाएगा. 80% में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20% के बारे में अभी हम बात करेंगे और फर्दर. तो बेस्ट वर्क का भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं. यस, सो अगर आप लोग को क्लियर हुआ है बेस्ट वर्क क्या है, तो एग्जांपल्स दीजिए जरा. बताइए सम ऑफ द बेस्ट वर्क. एक बार एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि नॉन स्टॉप टेल मी अबाउट योर आर्टिकलशिप फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स. 2 मिनट तक नॉन स्टॉप आप बताते जाओ बस क्या क्या किया, क्या क्या किया. तो उस तरह के क्वेश्चन में भी ये हेल्प करेगा. ये दोनों जो फाइंडिंग है आपकी, जो आप सोच रहे हो अभी, ओके, तो ये चीजें आपको इस तरह के सिचुएशन में भी हेल्प करती हैं. ठीक है ना, तो बताएं.
बेस्ट वर्क क्या हो सकता है आपका, आशीष? तो अगर बिग नेम को देख के बात करूँ तो वन ऑफ द ट्रस्ट ऑडिट विच आई हैव डन इज ओमकारेश्वर मंदिर टेम्पल ट्रस्ट ऑडिट. हम्म So in this audit, I have checked the donations specifically, and in this case, there is the anonymous donation in the temples without any names. I have to check on this too. In the form 10B, we have to specific mention the anonymous donation. So on that, there is a tax exemption, some kind of tax exemption. So we have to verify the area thoroughly. So I have done that. ऑल राइट, ओके, ग्रेट. ओके ओके ओके, सो ये अच्छा पॉइंट है. ठीक है, दिस कुड आल्सो बी इंक्लूडेड. ओके, और क्या हो सकते हैं इसके अंदर? एनीवन? जस्ट एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट. जल्दी जल्दी बताइए. प्रदीप? Yes, sir. So during my articleship, I was handled uh, concurrent audit of a Union Bank and UCO Bank. So basically, I was checking daily transactions and verification of cash and ATMs, and there was also revenue leakage in bank because of the rate mismatch. So revenue leakage, and I was also checking loans and advances and some high value transactions. ऑलराइट, गुड. तो ये पॉइंट आप जरूर बता दो. ठीक है, बैंक ऑडिट, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया. ओके, और उसमें से फिर कुछ जो भी क्रिटिकल फाइंडिंग्स है उसको भी आप निकाल सकते हो. बट बेस्ट वर्क के केस में आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन में और टाइम लो. ओके, एंड मे बी थिंक फॉर अराउंड दिस थिंग कि क्या हम बेस्ट बता सकते हैं. इतने सारे एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं. ठीक है, तो आप लोगों को हो सकता है कि कई बार चीजें बाद में भी क्लिक होती है कि हमने ये भी वर्क किया था. ओके, 3 इयर्स की आर्टिकलशिप है, राइट? बहुत सारा काम किया है आप लोगों ने. तो उन 3 साल की आर्टिकलशिप में हर चीज आपको आज ही स्ट्राइक हो जाए, इसी मोमेंट स्ट्राइक हो जाए, पॉसिबल नहीं होता है. और इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू में आपको ये दिक्कत ना है. 90% स्टूडेंट्स के जो दिमाग में होता है वो जल्दी से बोल देते हैं. और बस आपको पता ही है, एक बार हमने बोला उसके बाद देयर विल बी क्रॉस क्वेश्चंस एंड देन अगेन मल्टीपल क्रॉस क्वेश्चन ऑन द सेम. छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन आपने बताया तो उन्होंने एक अपना माइंडसेट बना लिया कि इन्होंने आर्टिकलशिप ठीक ठाक जगह से ही करी है. तो ये चीज ना हो उसके लिए हमारे पास टाइम है अभी सोचने का. तो पूरा अच्छे से सोचिए आप. क्लियर So है आप लोगों को यहाँ तक? can I also mention the I have done the consolidation of for one company for its 5 branches and one subsidiary. हाँ, ये आप स्टेट ऑडिट में बताओगे तो और अच्छा लगेगा. ठीक है, Yes, sir. तो आप लोग समझ गए मैं जो मेरा पॉइंट है, आप लोगों को क्लियर हुआ क्या? बिकॉज ये अब आप लोगों को करना है. मैं एक बार वापस से रिकैप कर देता हूँ हमने क्या डिस्कशन किया है. आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बेसिकली जनरलाइज बनाना है आपको प्लस स्पेशलाइज. जनरलाइज में आपको अपनी फॉर्म की क्रेडिबिलिटी और आपने जो प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल्स सीखे हैं उसके बारे में बात करनी है. और शॉर्ट में उस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में बात करनी है जिसका आप इंटरव्यू देने वाले हो. ठीक है, जब हम स्पेशलाइज की बात कर रहे हैं, राइट, तो स्पेशलाइज में फिर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोफाइल है. क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, इसलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए हमने बहुत ज्यादा डेप्थ में बात कर ली है. ठीक है, कि इट हैज टू बी एप्लीकेशन बेस्ड, इट हैज टू बी सब्सटेंशियल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंक्लूसिव. ठीक है, लेकिन कई बार जनरलाइज्ड रोल्स भी आते हैं, दूसरे रोल्स भी आते हैं. तो उनके लिए हम लोगों को एक बेस्ट ऑब्जर्वेशन और प्रिपेयर करना है. उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि हमको यही एरिया का होना चाहिए. वो कोई भी एरिया का अगर आपने काम किया है वो आप रख सकते हैं. ठीक है, तो ये अभी तक का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया. अब इसमें जस्ट जो 20% और पॉइंट मैंने आपको बोले थे,
जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये वाला एक फॉर्मेट डिस्कस किया है, ये फॉर्मेट अपने खुद के लिए रखना है आपको, कि कल को अगर आपने बोला कि ये काम मैंने किया है, वो कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, जस्ट टू सी कि आपने खुद ने ये ऑब्जर्वेशन बनाया है या आपने किसी से बोरो किया है। Are you getting my point? So we have to have all the information about that particular company. So use this format to draw your statutory audit experience. Now, second thing is that about first I'll talk about tax. Okay. Now there will be some companies which will come for income tax and GST, right? So what to say in those areas, because they are also expecting you to have a specialized knowledge, not a generalized knowledge. So natural सी बात है, if it is GST or direct tax, then you cannot talk much about general audit experience. They are expecting you to have specialized knowledge of GST and income tax. So here you should fill this table. If you are having a interview for DT or IDT, okay, what this table says is, first is obviously IT returns filing, for which kind of clients, individuals, firms, private limited, or whatever. But the most important thing here is IT scrutiny, search, appeals, or any kind of litigations. इफ यू आर गोइंग फॉर फर्म्स, केवल आईटी रिटर्न फाइलिंग करके आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ओके, बेटर है कि आप कहीं ना कहीं स्क्रूटनी, सर्च, अपील्स, लिटिगेशंस, उसमें उससे रिलेटेड आप कुछ बातें बताओ तो मजा आएगा। ठीक है, उसमें आपको बताना है कि इश्यूज क्या थे, उस पर एप्लीकेबल सेक्शन क्या था, और उसका फिर रिजोल्यूशन क्या था। ठीक है, तो इश्यूज, एप्लीकेबल सेक्शन एंड रिजोल्यूशन, वैसे अभी आपने जैसे जीएसटी से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस बताए, वो भी यहाँ पर आप यूज में ला सकते हो, जो अभी आप लोगों ने स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए बताए थे। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट टैक्स का इंटरव्यू है तो फिर डायरेक्ट टैक्स के ऑब्जर्वेशंस चाहिए, और जीएसटी का इंटरव्यू है तो फिर जीएसटी के ऑब्जर्वेशंस चाहिए। अब आप बोलोगे कि हमारे पास अगर नहीं हुआ तो क्या करें, तो जीएसटी और इनकम टैक्स ऐसी प्रोफाइल है जहां पर दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो कहीं ना कहीं आपको बताना ही पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो फिर आप समझो कि ये इंटरव्यूज आपके लिए बहुत रिस्की हो जाएंगे। डीटी एंड आईडीटी इज अ प्योर हार्ड कोर टेक्निकल प्रोफाइल। बाकी प्रोफाइल्स में फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज हो सकता है, इनमें नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डीटी आईडीटी के लिए आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। क्लियर हो सभी लोग? ओके, इंटरनल ऑडिट का मैं अलग से डिस्कशन करूंगा आपसे, जब इंटरनल ऑडिट का हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे, तो फिर वी विल टॉक अबाउट हाउ टू प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर। ओके, सर हाँ हाँ बोलिए। मैंने जैसे आर्टिकलशिप की ही ऑडिट में है, तो हम्म ऑल्दो मैं टैक्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ अभी खुद के एंड पे, बट मैंने टैक्स हम्म में कोई काम नहीं किया है, तो मुझसे हम्म। इफ द इंटरव्यूअर आस्क तो मैं मतलब सीधे आंसर दूं कि मुझे बताना है कि मैंने आर्टिकलशिप एक्चुअली ऑडिट में ही की है सिर्फ। देखो, अगर वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि वो अगर आपने बोला कि अगर आपने प्योर आर्टिकलशिप ऑडिट में करी है, तो फिर उनके दिमाग में 10 क्वेश्चन आ जाएंगे कि फिर आप ऑडिट क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो। और कहीं ना कहीं उनको टैक्स में, जैसे मैंने बताया कि फॉर्म में अगर 10 ओपनिंग है, तो आउट ऑफ 10 ओपनिंग्स 8 इज फॉर ऑडिट एंड 2 इज फॉर टैक्स। सो टैक्स की ओपनिंग्स आर वेरी लिमिटेड, so their competition is very high over there. Okay, so there we should always try that we should prepare certain things. You can take help of people. वैसे we will have coming, there will be some experts who will be coming for both DT and IDT. You can ask them like, if such kind of situation arises, can you suggest me some case laws which I should prepare. So instead of that, you can put up that I have studied some case laws, and I have knowledge of written filings and all that. But never ever say that it was not a articleship into taxation. वो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ओके ग्रेट। चलो, सो अब हम लोग यहाँ तक अगर सब लोगों को क्लियर है, तो दिस वाज एन इम्पोर्टेंट पोर्शन। आर्टिकलशिप से रिलेटेड क्लियर है सभी को? Will you prepare this part?